हाँ, नमस्कार बंकिम जी। बस 7 बजने वाले हैं। जी, नमस्कार। तो मित्रों, मैं अब शुरू करूं क्योंकि लगभग 7 बजने को हैं। आज मुझे रघुवीर सहाय जी पर बोलना है और मेरे जीवन में रघुवीर सहाय जी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब शायद ही किसी के जीवन में किसी एक व्यक्ति का इतना योगदान होता है। तो आपको जब तक मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा तो बात समझ में भी नहीं आएगी। क्योंकि रघुवीर सहाय जब बहुत पुरानी बात है ये, जब मैं 1967 की, तब मैं पढ़ता था। और कृष्णनारायण कक्कड़ लखनऊ में एक काफ़ी बड़ी हस्ती थे जो आलोचना लिखते थे और कविता भी लिखते थे, आर्टिस्ट भी थे। और वो रघुवीर सहाय के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे, मतलब 50 के दशक में। तो कक्कड़ जी के पास युवा लेखक बहुत जाया करते थे लखनऊ में। तो मैं भी उनके पास गया। जब मैं बीए में था तो हम लोगों ने एक लघु पत्रिका निकाली थी, आरंभ। तो आरंभ के सिलसिले में मैं उनके मिलने गया तो उन्होंने कहा कि कविताएं सुनाओ अपनी। तो मैंने उनको 2-3 कविताएं सुनाई जो भी लिखते थे उन दिनों। तो उनको सुनकर के वो, मतलब उनको लगा कि उसमें कुछ लोक शब्द का इस्तेमाल हुआ था। तो लोक शब्द उसमें उस इस्तेमाल से उन्होंने कहा कि तुमने क्या रघुवीर सहाय को पढ़ा है? मैंने कहा कि नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका नया कविता संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध अभी अभी आया है और आप इसको देखो। क्योंकि लोग लोग मार तमाम लोग का इस्तेमाल रघुवीर जी ने काफ़ी किया था अपनी कविताओं में। तब तक मैंने उन्हें पढ़ा नहीं था। तो मैं उनसे वो किताब ले गया और मेरी एक तरह से कविता की सही पहचान वहाँ से शुरू हुई। क्योंकि आरंभ में धूमिल से संपर्क और तमाम और बड़े कवियों से, कुंवर नारायण जी लखनऊ में थे ही, उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ। लेकिन रघुवीर सहाय संयोग से अपने भाई की शादी में, धर्मवीर सहाय उनके छोटे भाई थे, सौतेले भाई, तो वो उस शादी के सिलसिले में लखनऊ आए हुए थे। तो मैं छात्र था, मैंने कक्कड़ साहब से कहा कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो अपनी एम्बेसडर गाड़ी से आए थे लखनऊ अपने परिवार के साथ शादी अटेंड करने के लिए। और तब तक वो दिनमान में मतलब आ चुके थे और वो बल्कि शायद दिनमान में आने वाले थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो कक्कड़ साहब का एक शो चल रहा था उनकी पेंटिंग्स का, लखनऊ की बाढ़ से जुड़ी। तो रघुवीर जी बोले वहाँ चलते हैं उनके एग्जीबिशन में। तो मैं उनके साथ उनकी कार में गया। तो रास्ते में बात हुई, उन्होंने पूछा मेरे बारे में, क्या करता हूँ, कैसे हूँ। तो मैंने उनको, तब तक आत्महत्या के विरुद्ध के बारे में मुझे मालूम था। तो उन्होंने मुझे अपनी किताब साइन करके भी दी, मतलब जब तक हम वहाँ पहुँचे। तो वो मेरा रघुवीर सहाय जी से पहला परिचय था। और हम लोग की बातें बहुत हुई, कला देखने के पर बातें हुई। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इमोशनल होकर, आज भी इमोशनल होकर ही आर्ट को देखा जा सकता है। तो इस बात से मैं काफ़ी देर सोचता रहा उनके इस देखने के तरीके पर। जो है काफ़ी एक तरह से बहुत, मतलब सजग आदमी थे। और वो कवि ही नहीं थे, एक बहुत प्रखर पत्रकार भी थे। और वो पार्लियामेंट कवर करते थे ना भारत टाइम्स के लिए। तो उनकी बैकग्राउंड मतलब जर्नलिज्म की थी, अच्छी अच्छी बैकग्राउंड थी। तो रघुवीर जी ने मुझे कहा कि आप कभी दिल्ली आइएगा तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा।
और आपको बल्कि आप मेरे घर में भी ठहर सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी एक छोटी सी मुलाकात और मैं एक वो इतने वरिष्ठ नामी आदमी, मैं एक बिल्कुल छात्र, और वो कह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ रह भी सकते हैं। तो वो मेरी मुलाकात के बाद मैं, चूँकि आरंभ पत्रिका काफ़ी सक्सेसफुल हो गई पहले अंक से ही, तो मतलब आप सोचिए कि मैं वहाँ दिल्ली गया, अपने मेरे मामा वहाँ रहते थे, मैं उनके घर ही ठहरता था। तो मैंने रघुवीर जी को फ़ोन किया, तो रघुवीर जी मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते थे अपने कामों में कि उन्हें ध्यान नहीं रहा कि लखनऊ में किससे मैंने क्या कहा था। तो फिर मैंने कहा कि उनको याद दिलाया, तो उन्हें याद आया। उन्होंने कहा कि अच्छा, हम लोग प्रेस क्लब में मिलते हैं। तो वो मेरी उनसे प्रेस क्लब में हम लोग गए, जो मैं पहली बार प्रेस क्लब में गया, और उनके साथ मैंने शाम बिताई। तो एक मैंने उनसे कहा कि मुझे आपकी कविता ज़रूर चाहिए, क्योंकि आरंभ के अगले अंक में हमने आपकी कविता के लिए जगह रखी हुई है। तो रघुवीर जी से कविता लेना आसान नहीं था। वो वायदा करते थे कि बोले मैं आपको डाक से भेज दूंगा, लेकिन मुझे मालूम था कि डाक से नहीं भेज पाएंगे। तब तक वो दिनमान के काम में व्यस्त भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, क्योंकि दिनमान को एक नया रूप देना था उन्हें। तो मैं उनके एक दिन कमरे में चला गया ऑफिस में, और मैंने कहा कि मुझे तो कविता आपसे लेके ही जाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप कल आइएगा। तो मैं अगले दिन गया, तो मुझे लगा कि पता नहीं कविता वह देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने हाथ से लिखे हुए 2 पेज में एक कविता मुझे दी, जानना था जानना था। वो कविता मुझे याद है, क्योंकि मुझे वो कविता बहुत अच्छी लगती है, और वो हाथ से लिख के दी। मेरे पास उसकी शायद हस्तलिखित प्रति भी रखी हुई है। उसमें ये था कि मतलब मैं जाने क्या क्या कर रहा हूँ, मुझे अभी तो और जानना था। आखिरी लाइन उसकी ये है कि जाने किस वक्त देश का कामकाज हम उम्र लोगों के हाथ आ गया। यानी आप जानने की इच्छा आप में बची रह गई, और अचानक आप खुद बूढ़े हो गए। तो वो कविता मुझे काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक लघु पत्रिका के लिए अपनी नई कविता दी। उसे हमने छापा और बहुत चर्चा हुई उसकी, क्योंकि आरंभ अपने समय की बहुत चर्चित पत्रिका हो गई थी। उसमें धूमिल, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी के लेख छपते थे। तो उससे मेरा उनसे संपर्क हुआ। तब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया मैंने, मनोविज्ञान में एमए करने के लिए। तो जब मैं दाखिला लिया तो मुझे रघुवीर जी का एक बार तार आया। उन दोनों तार आता था, और एक बहुत बड़ी बात थी कि किसी को तार से कोई सूचना मिली। तो रघुवीर जी ने मुझे तार भेजा कि चॉम्स्की पर तुरंत लेख भेजिए, क्योंकि नोम चॉम्स्की उन दोनों बहुत चर्चा में थे। नोम चॉम्स्की आज भी चर्चा में हैं, आज वो 90 साल से ऊपर के हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल व्यूज़ के कारण चर्चा में हैं। लेकिन उन दिनों वो साइको लिंग्विस्टिक्स के कारण चर्चा में थे, और मैं चूँकि एमए में साइकोलॉजी में साइको लिंग्विस्टिक मेरा विषय था, मैंने उनको बताया था। तो मैंने चॉम्स्की के बारे में भी बताया था उनको हल्का सा, कि क्या उनके विचार हैं। वो शब्द केंद्रित नहीं सोचते हैं, वाक्य केंद्रित चिंतन है उनका। तो उससे ये हुआ कि मैं एक तरह से बड़ा चौंका कि मुझे तार भेजना है रघुवीर जी। और मैंने बहुत मेहनत करके एक लेख लिखा चॉम्स्की के व्याकरण पर। चॉम्स्की के व्याकरण पर लिखना आसान नहीं था, और मैं तो अभी छात्र ही था। तो उन्होंने उस लेख को मेरे बाईलाइन के साथ छापा दिनमान में, जिसका मतलब शीर्षक था ढिल्लर दिमाग से मुक्ति। यानी एक स्लगिश माइंड से ऊपर चले जाना, उससे लिबरेट हो जाना। तो ये शीर्षक मैंने दिया था, और रघुवीर जी ने उसे बहुत सम्मान से 2 पेज में छापा। तो इस तरह से एक युवा लेखक पत्रकार को, मैं पत्रकार तो था भी नहीं उन दिनों, छात्र था, और मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि मेरा लेख दिनमान में बाईलाइन के साथ छपा। फिर उन्होंने मुझे कहा आप हमारे लिए और भी लिखिए। तो मैंने कई चीज़ें लिखी उन दिनों लखनऊ से, मतलब कला पर भी लिखा मैंने, विचारों पे लिखा, फिल्म पे भी लिखा मैंने डेविड लीन की फिल्म रयांस डॉटर आई थी, उस पर लिखा।
ट्रुफो की फिल्म थी मिसिसिपी मरमेड, ऐसा बैक पेज पे उनके, देखिए दिनमान की पॉलिसी बहुत अलग थी दूसरी पत्रिकाओं से, क्योंकि उसमें आप दिनमान में आप कुछ भी लिख सकते थे, यानी कि वो फिल्म पर भी लिख सकते थे, वो कभी रिलीज भारत में नहीं होगी। जैसे ट्रुफो की ये फिल्म जो है वो तो एक सर्किल में ही, स्मॉल सर्किल में ही रिलीज हो रही थी, लेकिन रघुवीर साहब उसको विचार मानते थे कि आप जो लिखेंगे वो विचार की तरह है, और उसे लोग कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेट करेंगे और सोचेंगे, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म देख भी सकें। आज तो खैर आज की दुनिया तो अलग है, डिजिटल माध्यम है, नेटफ्लिक्स है या दूसरे तमाम स्रोत हैं। तो इस तरह से मेरा एक कैरियर अपने आप ही शुरू हो गया। अब मैं चूँकि आरंभ के कारण काफ़ी, मतलब चूँकि आरंभ वैसी पत्रिका थी जिसको कि कमलेश्वर ने सारिका में उस पर लिखते हुए खुद लिखा था, एक अनिल घई के नाम से, उसमें उन्होंने लिखा था कि बड़े लेखकों की छोटी पत्रिका। तो इससे मुझे धर्मवीर भारती भी जान गए और कमलेश्वर, ये तमाम जो बड़े बड़े नाम थे, क्योंकि उस पत्रिका की चर्चा के कारण। तो मैं रघुवीर जी से जब अगली बार मिला दिल्ली में, क्योंकि उन दिनों में दिनमान में जाना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आप एक तरफ श्रीकांत वर्मा को देख रहे होते थे, एक तरफ सर्वेश्वर जी को, प्रयाग जी को, तो तमाम लोग जिनकी नाम हमने सुने थे वो सब घूम रहे होते थे। मैं जब प्रयाग जी से, चूँकि मेरा परिचय हो गया था, वो लखनऊ आए थे, क्योंकि आज मेरी प्रयाग जी से बात भी हो रही थी कि रघुवीर साहब ने उनको निराला के गांव गड़ाकोला भेजा, तो वो लखनऊ से गए थे, मेरे यहाँ रुके थे आकर। तो मतलब उस तरह के असाइनमेंट रघुवीर जी देते थे जो कि आमतौर पर संपादक जिनकी चिंता नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने मुझे याद दिलाया कि वो एक बार मैहर गए थे, जहाँ अलाउद्दीन, मतलब उनसे मिलने, उसको कवर करने शहर को, और गड़ाकोला तो मैं उनके साथ गया था, और गड़ाकोला की रिपोर्ट जो छपी थी दिनमान में, उसका शीर्षक निराला की ही लाइन पे था, और वो शीर्षक था आदमी जैसे कि कमान बन जाता है किसान। तो वो मतलब इस तरह की दुर्लभ रिपोर्टिंग अज्ञे जी ने एक परंपरा दिनमान में शुरू की थी। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु ने बिहार का अकाल कवर किया, और बाद में रघुवीर साहब के समय में निर्मल वर्मा ने कुंभ मेले पे रिपोर्टाज लिखा। तो दिनमान एक अलग तरह का अखबार था। लेकिन मैं यहाँ आपको दो एक बातें कहना चाहता हूँ कि जो वात्स्यायन जी को दिनमान मिला था वो पूरी पावर के साथ मिला था। उनको रमा जैन, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की मालकिन थी, उन्होंने बहुत सुविधा दी थी, और संभवतः सिर्फ श्रीकांत वर्मा थे जो कि उनके द्वारा नियुक्त नहीं थे, वात्स्यायन जी के द्वारा, क्योंकि रमा जैन ने श्रीकांत जी को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे दिया था दिनमान शुरू होने से पहले ही, वो चूँकि उनके संपर्क में थे। तो वात्स्यायन जी ने जब दिनमान निकाला तो उनके सब चुने हुए लोग थे। उन्होंने, सर्वेश्वर जी उनके प्रिय थे। तब तक शुरू में रघुवीर साहब क्योंकि संवाददाता थे विशेष, तो वो शुरू में नहीं थे, लेकिन मनोहर श्याम जोशी थे उनकी टीम के, जो एक प्रमुख सदस्य थे वो मनोहर श्याम जोशी थे। फिर प्रयाग जी को लिया गया। तो उस तरह से नेत्र सिंह रावत, कोई प्रूफ रीडर नहीं, नेत्र सिंह रावत पहले प्रूफ रीडर थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, मतलब हिंदी के प्रकाशनों में। तो वात्स्यायन जी ने एक नई तरह की शुरुआत की पत्रकारिता में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब उन्होंने रघुवीर साहब को, अब जब, चूंकि वात्स्यायन जी जो हैं लगभग यायावर आदमी थे, वो ज़्यादा टिकते कहीं नहीं थे। जैसे हुसैन साहब के बारे में मशहूर था कि वो कभी टिकेंगे नहीं कहीं, वो आप उनसे आज कहेंगे वो कल कहीं और चले जाएंगे। तो वात्स्यायन जी ने जब देखा कि अब मैंने इस्टेब्लिश कर लिया है एक अखबार को, एक नई तरह की कल्चर को, तो उन्होंने रघुवीर जी को अपना एक तरह से नेक्स्ट एडिटर के रूप में सोचा और देखा। और ऐसा मेरा अनुमान है, और आज मैं प्रयाग जी से मैंने कंफर्म भी किया कि मनोहर श्याम जोशी इस बात से शायद बहुत खुश नहीं हुए थे कि उन्हें नहीं संपादक बनाया जा रहा है, क्योंकि वो भी काफ़ी योग्य व्यक्ति थे, बल्कि वो रघुवीर जी के दोस्त भी थे।
तो मनोज श्याम जोशी ने चुपचाप साप्ताहिक हिंदुस्तान में अपनी संपादकीय खोज ली। तो इस तरह से रघुवीर जी जब आए तो मनोज श्याम जोशी एक तरह का समझिए कि राइवल के रूप में उनके मौजूद नहीं थे, पर सर्वेश्वर दास सक्सेना और श्रीकांत वर्मा ये दो हिंदी के इक्वल रैंक के पोइट रघुवीर जी के सामने थे, उनके स्टाफ में थे। अब मैं यहाँ इस बात पर जोर दूंगा कि रघुवीर साहब ने अपना स्टाफ लगभग कभी चुन नहीं पाए। उन्होंने दिनमान को मतलब जो वात्स्यायन जी के स्टाफ के ही माध्यम से आगे बढ़ाया, जो कि कोई हर्ज नहीं था। लेकिन फिर भी कोई भी संपादक अगर आज हम चाहें कि रैंक उसका करें, तो एक दिमाग में आता है कि उसको जो स्वतंत्रता रमा जैन ने वात्स्यायन जी को दी थी वो रघुवीर जी को नहीं मिली थी। वो प्रोफेशनल पत्रकार थे और वो काफ़ी, चूँकि पार्लियामेंट कवर करते थे तो उनके पत्रकारिता की दुनिया में काफ़ी उनका एक तरह का सम्मान था। नई तरह की भाषा में लिखते थे, वो नॉर्मल पत्रकारिता नहीं करते थे। तो रघुवीर जी जब दिनमान में आए तो उनको लगा कि अब मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरी पसंद के हों। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, तब मैं अपना MA कर चुका था। तो बोले कि विनोद जी आजकल सीधे तो ये अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं आपको, जैसे वात्स्यायन जी ने किया था। अब ट्रेनिंग स्कीम है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें आप आइए, उसमें एग्ज़ाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको हम वहाँ से बुला लेंगे, ट्रेनिंग से, वो बॉम्बे से बुला लेंगे। 1 साल की ट्रेनिंग होती थी और मुझसे पहले 1 साल पहले MJ अकबर, SP सिंह, और जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे साथ उदयन शर्मा थे, राकेश माथुर थे। तो ये सब लोग, हम लोग अंग्रेज़ी के पत्रकारों के इक्वल हम लोग की 3 महीने ट्रेनिंग होती थी वहाँ बॉम्बे में। तो उससे ये हुआ कि रघुवीर जी आमतौर पे ट्रेनी जर्नलिस्ट के इंटरव्यू में बैठते नहीं थे, क्योंकि एक इंटरव्यू दिल्ली में भी होता था, फिर बाद में बम्बई में होता था। तो रघुवीर साहब मेरी वजह से उस इंटरव्यू में बैठे और वो जो अनुभव बड़ा ऐतिहासिक हो चुका है, क्योंकि उन्होंने उस इंटरव्यू पे जो लोगों से बात की, छात्रों को, जो भी प्रत्याशी थे, उनके उस पर एक कहानी लिखी। उनके कहानी संग्रह का नाम है रास्ता इधर से है। जब वो जाता था मतलब जो इंटरव्यू दे करके, तो वो कहानी तो अब मतलब ऐतिहासिक है, लेकिन वो कारण वो इंटरव्यू का अनुभव था उनका, जो पहली बार वो ट्रेनी जर्नलिस्ट के इंटरव्यू में बैठे थे। तो उनको तो मेरे बारे में कोई सवाल करना नहीं था उन्होंने इंटरव्यू में, क्योंकि वो मुझे तो चुन चुके थे। उनको तो ये लग रहा था कि औपचारिकता है। लेकिन अक्षय कुमार जैन उन दिनों नवभारत टाइम्स के संपादक थे और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए। तो मैंने उन दिनों एक किताब आई थी, एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर थे, उनकी एक किताब थी बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। उनका कहना था कि सोवियत समाज इसलिए आगे बढ़ रहा है कि वो फ्रीडम की इतनी बात नहीं करता, वो चीज़ों को कंट्रोल करके आगे बढ़ रहा है। तो मैंने वो किताब पढ़ी थी उन दिनों स्किनर की। तो अक्षय कुमार जैन उस मेरी बातचीत से इतना खुश हो गए कि उनको लगा कि इसको तो नवभारत टाइम्स में ले सकते हैं। उन्होंने कहा भी, रघुवीर जी ने मुझे बाद में बताया। तो लेकिन रघुवीर जी ने मुझसे एक छोटा सा सवाल किया। गोदार जो कि फ्रेंच फिल्म मेकर थे, बिल्कुल नए प्रयोग करते थे, मैंने कुछ जंप कट का एक इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई जंप कट क्या होता है, क्योंकि सिनेमा की भाषा थी वो, उसमें अचानक एक इमेज से अचानक आप एक ऐसी रिलेटेड इमेज से नहीं कट करते थे। तो उन्होंने ये जब सब इंटरव्यू हुआ तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाना था। उसके बाद मेरा बॉम्बे में सिलेक्शन होना था। तो उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि धर्मवीर भारती का काफ़ी वहाँ दबदबा है, तो शायद आपको वो वहाँ पर कहें कि यहीं पर काम कीजिए। तो इस पर श्रीकांत जी ने मुझे सलाह दी, क्योंकि मेरी श्रीकांत जी से भी बड़ा मिलना जुलना हो गया था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है विनोद जी, आप उनको इंटरव्यू में कहिएगा कि इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड। तो इस तरह से मैं मतलब बॉम्बे गया। मेरा भारती जी ने यही सवाल किया जो मुझे श्रीकांत जी ने पहले ही बता दिया था। धर्मवीर भारती उन दिनों काफ़ी एक तरह की ताकत बन गए थे टाइम्स ऑफ इंडिया के हिंदी प्रकाशनों की, क्योंकि धर्मिक को विज्ञापन काफ़ी मिलते थे, बिकता भी बहुत था,
और उन्होंने क्रिकेट पे विशेषांक छापने की परंपरा शुरू की, जिससे पत्रकारिता को एक नया मोड़ मिल गया, सर्कुलेशन बढ़ गया, 5 लाख तक धर्मयुग की प्रतियां बिकने लगीं, तो उनका मैनेजमेंट में दबदबा बढ़ गया। तो भारती जी ने एक तरह से उनको लगा कि मैं अब बड़ा संपादक हूँ, और उनको दिनमान, जबकि एक ज़माने में रघुवीर साहब तो धर्मवीर भारती के अच्छे मित्र थे, और उन्होंने अपनी जो किताब है दिल्ली मेरा प्रदेश, वो धर्मयुग का कॉलम ही है जो उन्होंने 1960 से लेकर 63 तक लिखा था। तो वो जो उन्होंने, मतलब सुंदर लाल नाम से वो कॉलम लिखते थे, दिल्ली की डायरी, जो उन्होंने 76 में मतलब उस किताब को छपवाया भी, मैकमिलन से छपी थी किताब, संयोग से आज मुझे किताब मिल गई। इसमें जो कवर का रेखांकन है वो उनकी सबसे छोटी बेटी गौरी का बनाया हुआ है। तो ये किताब मतलब समझिए कि धर्मवीर भारती के लिखे कॉलम को ही उन्होंने संयोजित किया है। लेकिन जब मैं धर्मयुग में गया ट्रेनिंग के दिनों में, तो भारती दिनमान को बहुत लाइक नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि दिनमान टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा राइवल है, और धर्मयुग से उसकी क्या तुलना, क्योंकि हम लोग तो इतना पैसा दे रहे हैं। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये माना जाता था कि ये कमाऊ पूत है और ये गवाऊ पूत है। तो दिनमान गवाऊ पूत था, क्योंकि उसमें विज्ञापन कम आते थे, उसका ग्लैमर उस तरह का नहीं था। लेकिन धर्मयुग चूँकि घर घर पहुंच रहा था, उसमें काम करना, उसमें लिखना बहुत बड़ी बात थी। तो भारती जी से मेरा काफ़ी बहस हुई, झगड़ा भी हुआ। उन दिनों मुझे वहाँ के चपरासी ने बताया कि भारती जी तो ट्रेनी जर्नलिस्ट से बात भी नहीं करते हैं, आप उनके कमरे में जाके बहस कर रहे हैं। लेकिन भारती जी से मेरा संबंध खराब भी हुए, फिर दोस्ती भी हो गई। बाद में तो भारती जी मुझे बहुत पसंद करने लगे थे, और उन्होंने मेरी कविताएं धर्मयुग में छापी थी, बड़े चाव से मुझे चिट्ठियाँ भी लिखते थे। लेकिन उस ज़माने में उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम रघुवीर साहब जी के साथ जो काम करने की सोच रहे हो वो तुम्हारे कैरियर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दिनमान आगे नहीं जा पाएगा, और धर्मयुग एक बहुत बड़ा अखबार है, इसको छोड़ के तुम मत जाओ। और उन दोनों कमलेश्वर भी दिल्ली को लेकर काफ़ी दुखी थे। तो बॉम्बे में एक साहित्यिक गोष्ठी में मैंने उनको कहते हुए सुना कि दिल्ली तो अफीमचियों का कुआं है। ये उनका मतलब मुहावरा बना दिया था कि यहाँ तो सब अफीमची रहते हैं। तो वो चूँकि बॉम्बे में फिल्म की दुनिया में सेटल हो रहे थे, तो उनको दिल्ली अब सुहा नहीं रही थी। तो दिल्ली प्रदेश भी था, और सर्वेश्वर जी की एक कविता के हिसाब से कहें तो मतलब दिल्ली हमका चाकर कर दीन, दिल दिमाग भूसा भर दीन। तो वो जो एक माहौल ऐसा बन गया कि मैं 1 साल वहाँ बॉम्बे में रहा, और मेरा रहना अच्छा भी रहा, क्योंकि मेरी दोस्ती हो गई। उदयन शर्मा और मैं एक ही फ्लैट में रहे बॉम्बे में, नेपियर सी रोड पे। एक सरकारी अफसर का पेइंग गेस्ट बन गए थे हम दोनों। और उदयन, जो कि बाद में रविवार का संपादक भी बना, और दुर्भाग्यवश एसपी सिंह और उदयन, जो दोनों मेरे दोस्त बने, जो बहुत अच्छे दोस्त थे, वो 49 की एज के आसपास दोनों इस दुनिया से चले गए, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है हमारी हिंदी पत्रकारिता का या टेलीविज़न पत्रकारिता का। लेकिन एसपी अकबर उन दोनों दूसरे अकबर थे, आज वाले अकबर नहीं थे। वो बहुत टैलेंटेड थे, और मेरी उनसे बहुत दोस्ती हो गई थी। तो बॉम्बे में मैंने आखिर में भारती जी का दिल जीत लिया और ट्रांसफ़र करा लिया। 17 दिसंबर 1973 को मैं दिनमान आ गया। एक मेरी नई पारी की, या मेरी ड्रीम पारी की शुरुआत हुई। क्योंकि रघुवीर साहब मुझे तो, उन्होंने असल में दिनमान में ओम प्रकाश दीपक एक बहुत समाजवादी चिंतक थे, जो उन्होंने एक बड़ा कॉलम पॉपुलर किया था, उसका नाम था आधुनिक विचार। उसमें आइडियाज़ को लेके, जो पश्चिम के आइडियाज़ हैं या दूसरी, क्योंकि रघुवीर साहब चाहते थे कि हम पाठकों को लेटेस्ट आइडियाज़ के बारे में लगातार बताएं, या लेटेस्ट लाइफस्टाइल के बारे में बताएं। तो उन्होंने मुझे, चूँकि फिल्म पर लिखते थे नेत्र सिंह रावत, जो मेरा एक विषय था, कला पे लिखते थे प्रयाग जी, वो भी मेरा विषय था। तो उनको ये लगा कि विनोद जी से हम ये कॉलम लिखवाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आधुनिक जीवन और आधुनिक विचार, यानी 1 हफ्ते आधुनिक विचार पे लिखें,
दूसरे हफ्ते आधुनिक जीवन पर लिखें। तो ये कॉलम मैंने वहाँ कई साल लिखा रघुवीर जी के संपादन में, क्योंकि ये दिनमान का बहुत अलग तरह का कॉलम था और इसमें विचारों के बारे में और जीवन के जो सवाल आधुनिक जीवन के आते थे, वो चाहे पश्चिम के हों चाहे भारत के हों, मैंने उसमें बहुत सी चीज़ों पर लिखा। मतलब यहाँ तक कि कला की दुनिया में जो पार्टियाँ होती हैं और जो आधुनिक चमक दमक है, ग्लैमर है, उस पर भी उस कॉलम में मैं लिख लेता था। वह स्पोर्ट्स पे भी लिख लेता था, क्योंकि मेरी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में भी थी। मैं टेनिस और क्रिकेट का शौकीन था। तो मैंने जब मैं लखनऊ में था तो मुझे रघुवीर जी ने एक बार वर्ल्ड कप, फुटबॉल के वर्ल्ड कप पे कवर स्टोरी कराई थी। मुझे याद है कि उसका जो पेमेंट, मुझे 240 रुपये का चेक आया टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो एक बहुत बड़ी बात थी, 240 रुपये उस ज़माने में काफ़ी थे। और मैंने कई किताबें खरीदी, शर्ट बनाई, तो यानी कि वो एक लेख से आपको पैसा मिल गया था। तो मैं स्पोर्ट्स पे भी लिख लेता था। और रघुवीर जी के बारे में तो मैं असल में कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि रघुवीर साहब का मैं पड़ोसी लंबे समय तक रहा हूँ, पहले भी और बाद में भी। रघुवीर साहब आर के पुरम में एक सरकारी फ्लैट उनको संवाददाता के रूप में मिला था, उसमें वो रहते थे। उनका ग्राउंड फ्लोर में एक फ्लैट था। और ये बात है 74 की और 75 की। शुरू में मैं ग्रेटर क्लास में रहा था, लेकिन बाद में मेरे मामा को एक मकान वहाँ मिल गया था सरकारी। तो उन्होंने मुझे और मेरे पत्रकार साथी ब्रज शर्मा को, दोनों को मतलब रहने की सुविधा वहाँ दे दी बहुत कम पैसों में। तो उस तरह से मैं रघुवीर जी का पड़ोसी बन गया। और रघुवीर जी की गाड़ी से ही मैं दफ्तर जाया करता था, उनके साथ ही लौटता था अक्सर, जब तक कि कोई विशेष कार्यक्रम ना हो। और उनसे मेरा संवाद बहुत बढ़ गया। रघुवीर जी के परिवार से मेरा बहुत एक आत्मीय, बहुत मधुर संबंध बन गया, क्योंकि घर पास में थे वो। रविवार को, बल्कि मैं कई, मेरे पास तो टेलीविज़न था भी नहीं, तो मैं उनके घर शाम को जाता था। तो उन दोनों, एक संडे की फिल्म बहुत लोकप्रिय होती थी दूरदर्शन पे, तो मैं उनके परिवार के साथ फिल्म देखता था। और मैंने सबको, मतलब उनके बच्चों को, मंजरी को या हेमा, गौरी और वसंत, चारों को मैंने बहुत नज़दीक से उन दोनों देखा है। तब वो लोग जाहिर है कि छोटी उम्र के थे। वसंत तो मुझे याद है कि क्योंकि मैं वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत शौकीन था और मैं लंबी लंबी सिम्फनियाँ सुना करता था। तो एक बार वो मेरे घर आया और उसने मुझे देखा कि बहुत लंबी सिम्फनी सुनने में लगे हुए हैं। तो मुझसे उसने कहा कि आप अगर शादी कराएंगे तो आपकी पत्नी ये सब कैसे निभाएगी? मतलब वो, मतलब कैसे देखेगी कि आप तो बीथोवन की और 9th सिम्फनी सुनना शुरू कर देंगे, वो बहुत लंबी एक। तो मैंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को भी इस तरह का बना दूंगा कि वो बीथोवन की सिम्फनी पसंद करना शुरू कर देगी, जो कि हुआ भी यही बाद में। कहने का आशय यह है कि मैं उनके करीब कई तरह से आ गया। एक तो पारिवारिक एक आत्मीय रिश्ता बन गया, उनके घर खाना भी खा लेते थे। फिर मैं उनसे बातें बहुत करता था, क्योंकि कार में लंबा दरियागंज तक जाते थे हम लोग। उन दिनों ऑफिस दरियागंज में चला गया था और रास्ते में हर तरह की बात होती थी। जब आलोचना में नामवर सिंह ने मेरे धूमिल की चिट्ठियाँ मेरे पास थी 27, तो धूमिल का 75 में ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। तो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं, नामवर जी के सहयोगी थे विष्णु खरे, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने कहा कि वो चिट्ठियाँ हमको दे दो, हम इसे आलोचना में छापेंगे। तो धूमिल अंक में मेरी 27 चिट्ठियाँ, जो कि ऐतिहासिक चिट्ठियाँ हैं, क्योंकि सहारनपुर में वो थे और वो ट्रांसफ़र चाहते थे, लखनऊ आते रहते थे, मेरे घर ठहरते थे। तो उन चिट्ठियों को जब पढ़ा रघुवीर जी ने, मतलब उन्होंने मुझसे कहा रास्ते में कि विनोद जी, अगर आप कहीं दूसरे शहर में होते तो मैं भी आपको चिट्ठियाँ लिखता। मतलब उनका कहने का आशय ये था कि आप चिट्ठियों का संवाद, जो कि आज तो ईमेल के ज़माने में या व्हाट्सएप के ज़माने में बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, तो वो जो डाक उस ज़माने की थी, तो इतना उससे प्रभावित हुए थे कि उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आप दूसरे शहर में होते तो मैं आपको चिट्ठियाँ लिखता। लेकिन खैर, मैं तो दिल्ली का, मैं भी दिल्ली मेरा प्रदेश था, लेकिन फिर दिल्ली मेरा देश भी हो गया। तो दिनमान के बारे में मैं बात करूं या उनके कवि रूप के बारे में बात करूं, ये कहना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि दोनों बहुत मिले हुए थे। वो मेरे प्रिय कवि थे अपनी भाषा के कारण। देखिए, मंगलेश जी
दुर्भाग्यवश अब हमारे बीच नहीं हैं, और मैं तो मंगलेश जी के बहुत करीब रहा हूँ। और 19 साल की उम्र से, जब मंगलेश जी मेरी उम्र के थे, मुझसे थोड़ा बड़े थे 5-6 महीने, तो मंगलेश जी ने मुझे काफल पानी से एक चिट्ठी लिखी थी। वो सोच रहे थे कि मैं एक बड़ी उम्र का संपादक हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं उनसे भी थोड़ा छोटा हूँ। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे, और उससे मेरा संपर्क मंगलेश जी से जो हुआ था, मंगलेश जी रघुवीर सहाय के बहुत करीब थे। मंगलेश जी को बल्कि मैंने जब अर्पण कुमार इस कार्यक्रम की वो बना रहे थे, कि प्रारूप बना रहे थे, तो मैंने कहा था कि मंगलेश जी जरूर उनसे जरूर बुलवाइएगा। ऑफ कोर्स अशोक वाजपेयी या इन लोगों को तो हम डिस्कस किया, विष्णु नागर का नाम या प्रयाग जी का, लेकिन आज हर आदमी लाइव होना नहीं चाहता है, कुछ दिक्कतें भी हैं। पर मंगलेश जी ने सहमति दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो 23 नवंबर की जो उनका बुखार का वो जो, अब तो उसको बहुत मार्मिक बयान है उनका, उसको उसके बाद तो मंगलेश जी हमारे बीच अब रहे नहीं। तो पर वो रघुवीर जी की कविता को बहुत अपना, मतलब वो ऑब्सेस थे एक ज़माने में रघुवीर जी की कविता से, क्योंकि उनके 2-3 पॉइंट मैंने अभी हिंदी इंडिया टुडे के लिए लिखा भी है मंगलेश जी पर, कल शायद आएगा वो। तो उसमें मैंने यही पॉइंट डिस्कस किए हैं कि उनका कहना था कि रघुवीर जी जो है शिल्प तोड़ते रहते थे। वो एक शिल्प को बनाते थे, फिर उसे तोड़ देते थे, फिर एक नया रास्ता बना लेते थे। फिर दूसरी बात यह है कि वो, मतलब उनके अंदर एक सरकार से बहस करते थे, मतलब व्यवस्था से, सरकार नहीं व्यवस्था से। तो उनके अंदर एक ये था कि हमेशा व्यवस्था से बहस करना। उन आत्महत्या के विरुद्ध की कविताओं को आप देखिए तो वो आपको ये चीज़ दिखेगी। उनकी एक कविता है जो कि गणतंत्र दिवस की परेड पर है, जो कि अद्भुत कविता है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वे, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो वो उनका एटीट्यूड, जैसे हमारी हिंदी कविता तो बड़ी कंट्रोवर्शियल थी जब योग चेतना में छपी थी शायद वो, जो कि कुंवर नारायण वगैरह संपादक थे लखनऊ में। तो वो कविता में उन्होंने हमारी हिंदी करके कविता लिखी थी, जो कि हिंदी के पंडितों को तो बहुत नाराज हो गए थे उस कविता से, क्योंकि उसमें उन्होंने उसे, मतलब वो कविता जो है हिंदी के जो व्यापार करने वाले लोग हैं उन पर फ्रंटल अटैक थी। और वो कविता आज भी मेरी प्रिय कविता है। मतलब उस कविता को मैं जितनी बार पढ़ता हूँ, जबकि वो हिंदी का बेहद मजाक उड़ाती, हिंदी वालों का, नॉट हिंदी का। तो वो रघुवीर सहाय का एक वो जो, एक तो जो असल में रघुवीर सहाय को आप जरा ध्यान दीजिए, उन्होंने बच्चन जी से सीखा था भाषा को लेकर। वो जो बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल एक खास तरह से बच्चन जी से सीखा था, उन्होंने स्वीकार करते थे। लेकिन वो बच्चन जैसी कविता नहीं लिखते थे, इसलिए वो उन्होंने बोलचाल की भाषा का एलिमेंट उनका था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उसको उन्होंने एक, जैसे वो मंगलेश जी कहना कि शिल्प, एक शिल्प को तोड़ देते थे। वो ये नहीं करते थे, जैसे उनकी कविता एक बिल्कुल नई तरह का एक वो दुनिया है। उसमें आप पाते हैं कि सिनेमेटिक भाषा भी है उसमें, जगह जगह ब्रोकन इमेजेस का इस्तेमाल। तो रघुवीर जी की कविता हम लोग को उन दिनों एक बहुत नज़दीक लगती थी अपनी कविता के या अपनी दुनिया के। तो मंगलेश जी चूँकि मेरे ही साथ के थे, तो वो भी उस कविता के उस रूप से बहुत प्रभावित थे। लेकिन दूसरा उनका, जो मैंने कहा कि वो जो व्यवस्था से वो लगातार बहस करना, देखिए व्यवस्था का विरोध ही काफ़ी नहीं है, उससे बहस इम्पॉर्टेंट है। तो रघुवीर जी उस बहस को करते थे अपनी कविता में भी, अपने संपादकीय में भी, और अपने तमाम जो दूसरे तरह के लेखन में भी। आप देखेंगे कि वो बराबर व्यवस्था से उनकी एक बहस मिलती है। और उन्होंने, और दूसरे कवियों के मुकाबले में देखा जाए तो वो वात्स्यायन जी के शिष्य कहे जाते हैं, लेकिन वो वात्स्यायन जी के शिष्य उस तरह के नहीं हैं जैसे कि सर्वेश्वर जी थे। क्योंकि वात्स्यायन जी के जो सप्तक के कवि हैं, रघुवीर सहाय तो दूसरा सप्तक के कवि थे, केदार जी तीसरा, और कुंवर नारायण तीसरा सप्तक के कवि थे। लेकिन रघुवीर जी जो हैं, उन्होंने प्रतीक में वात्स्यायन जी के साथ काम भी किया था। शुरू में उनकी जो नौकरी, पहली नौकरी शायद प्रतीक में ही थी। और लेकिन वो वात्स्यायन जी के अंत तक
मतलब उनके संबंध कभी खराब नहीं हुए, लेकिन वो वात्स्यायन जी से अलग थे। उनकी कविता भी अलग थी, उनका सोच भी अलग था और उनकी पत्रकारिता भी अलग थी। वात्स्यायन जी को उन्होंने कभी शायद, क्योंकि मुझे एक बार याद है कि बहुत बात की बात है, जब वो शायद दिनमान छोड़ छोड़ चुके थे या छोड़ने वाले थे, तो एक बार होली के दिन मुझसे बोले कि वात्स्यायन जी से मिलने चलते हैं। तो उन दिनों वात्स्यायन जी वसंत कुंज में रहते थे, तो मैं उनके साथ गया उनकी गाड़ी में। तो वात्स्यायन जी के साथ उस दिन हम लोगों ने होली मनाई और वो बहुत ही भव्य किस्म की गुझिया उन्होंने हमको खिलाई। और वो वात्स्यायन जी तो बोलते बहुत कम थे, मुस्कुराते रहते थे। तो रघुवीर साहब तो बहुत बोलने वाले थे। और तो मैंने उन दोनों को उस दिन संवाद में देखा, क्योंकि मैं तो ज़्यादा बोला नहीं, मैं चुप ही रहा। तो वो पर मुझे ये हमेशा लगता है कि वात्स्यायन जी की तरह का स्टाफ चुनने की सुविधा अगर रघुवीर जी को होती तो दिनमान कहीं और आगे जाता। क्योंकि पत्रकारिता की दुनिया में अगर आप खुद सोचिए, देखिए मैं तो अब संयोग से श्रीकांत वर्मा मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं उम्र में सबसे बहुत छोटा था, लेकिन मेरी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी इन लोगों से। सर्वेश्वर जी से मेरी मित्रता नहीं थी, लेकिन उनसे भी संवाद था। पर ये श्रीकांत जी मुझे बहुत बहुत चाहते थे और अपने घर अक्सर बुलाते थे। एक ज़माना था कि केदारनाथ सिंह और मैं श्रीकांत जी के घर में कितनी शामें बिता चुके हैं जब वो पावर में आ गए थे, लेकिन उससे पहले भी उनके घर हम लोग बहुत जाते थे। लेकिन श्रीकांत जी विशेष संवाददाता दिनमान के थे, लंबे समय तक उन्होंने रघुवीर जी के साथ काम किया। लेकिन आप सोचिए कि एक संपादक ऐसा कहाँ से आएगा जो कि मतलब अपने विशेष संवाददाता से कोई संवाद नहीं है उसका। ऐसा अभी कभी सुना है किसी ने कि एक अखबार का संपादक अपने विशेष संवाददाता को एक लिखित नोट भेजता है कि आज पर आप क्या लिख रहे हैं, तो वो बताते हैं मैं ये लिख रहा हूँ। और वो आते थे, वो थोड़ी देर इतना टाइप कराते थे, बोल के टाइप कराते थे अपनी रिपोर्ट हफ्ते में एक बार। और हम लोगों के पास, प्रयाग जी के पास या मेरे पास, वो आके बैठ जाते थे, गप लगाते थे 1-2 घंटा, फिर चले जाते थे वो। तो उनका कोई संपादक के साथ कोई डायलॉग नहीं था। तो आप ऐसे अखबार में जहाँ आपका जो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो है आपके संवाद में नहीं, इस बात को कोई लिखता नहीं है, ना कोई बताता है। आज भी मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इतिहास अगर लिखना चाहते हैं, दिनमान का इतिहास तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले यादनामा के कार्यक्रम में कहा था कि लखनऊ में विष्णु कुटी का कार्यक्रम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके ऊपर एक पूरी किताब आनी चाहिए, कोनारायण के घर का नाम था। तो मैं ये कहूँगा कि रघुवीर साहब के दिनमान को जांचने के लिए कई लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स के, हम दिनमान पे स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कोई आज दिनमान की उन फाइलों तक भी नहीं जा सकता है, क्योंकि दिनमान में नाम नहीं छपते थे, बहुत से समय तक लेखकों के नाम नहीं छपते थे। तो वो फाइलों में लिखा रहता था कि ये किसका लिखा हुआ है। जब मैं आधुनिक कला कोश बना रहा था 89 में, तो मैंने उसकी फाइलें देखी, क्योंकि तब मैं दिनमान के स्टाफ में था और वो फाइलें मेरे एक्सेस पे थी। तो मैंने उनको देखा कि श्रीकांत वर्मा ने कुछ लिखा हुआ है जो कि उनका नाम नहीं गया है, लेकिन लिखा हुआ है। तो उन्होंने कला पे काफ़ी लिखा था, तैयब मेहता पे लिखा, हुसैन पे लिखा, कवर स्टोरी की हुसैन पे। और एक मैंने मनोहर श्याम जोशी की छोटी सी टिप्पणी उसमें देखी, हुस्न और हुसैन। यानी दिनमान में बहुत सी चीज़ें लोग नहीं जानते हैं। जैसे सर्वेश्वर जी प्रसिद्ध थे अपने कॉलम के लिए चर्चे और चरखे, उस पर किताबें भी आ चुकी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जब वो छुट्टी पे जाते थे तो दूसरे लोग भी लिखते थे उसे। जैसे मैंने भी लिखा चर्चे चरखे कई बार, तो वो रिकॉर्ड में ही मालूम पड़ता था कि कौन लिख रहा है, किस चीज़ को लिख रहा है। तो बेसिकली दिनमान की एक जो खूबियाँ तो तब भी बहुत थी, यानी इन सीमाओं के बावजूद स्टाफ उनका नहीं था। बाद में उन्होंने मेरे बाद बनवारी जी को लिया, जो कि समाजवादी विचारक थे और अच्छे पत्रकार थे, लेकिन तब तक टाइम्स ऑफ इंडिया का मैनेजमेंट काफ़ी बदल चुका था, उसका सोच बदल गया था। रमा जैन का अब नहीं वहाँ पर वो सोच था, एक नई पीढ़ी आ गई थी। बाद में समीर जैन उसके ज़्यादा निर्णायक हो गए।
लेकिन दिनमान का जो 70s का इतिहास है, 82 तक रघुवीर सहाय थे। मुझे याद है कि जिस साल एशियाड था, तब एक गर्मी की दोपहर मैं आ रहा था फिल्म देख करके, और पैदल आ रहा था दरियागंज में, तो एक कार आके रुकी। तो उसमें कन्हैयालाल नंदन बैठे हुए थे, क्योंकि उन दिनों पराग और सारिका वगैरह के संपादक थे। तो उन्होंने मुझे कहा, वो मुझे बड़े प्यार से राजे राजे करते थे, बोले राजे जरा बैठो कार में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये तो अपने ऑफिस ही जा रहे हैं। बोले वही मुझे जिम्मेदारी दे दी है मैनेजमेंट ने संपादक बनने की। मैंने कहा किसका संपादक? बोले दिनमान का। यानी वो मेरे बॉस हो गए। अभी तक तो वो बहुत मुझे दूसरे ढंग से बात करते थे। तो मैं तो हैरान रह गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि अचानक उनको रघुवीर जी को बता दिया गया कि आप, तो एक तरह से उनके छोड़ने का रास्ता बनाया गया था। बाद में नवभारत टाइम गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन जाहिर है कि वो सिस्टम में कैसे रह पाते। लेकिन 1982 तक का दिनमान एक अलग दिनमान है। उसमें अज्ञे का दिनमान, आप मान लीजिए 65 से अगर वो शुरू हुआ था, तो दिनमान का इतिहास मैं मानता हूँ कि भले ऐसा नहीं है कि नंदन जी ने या बाद के संपादकों ने बिल्कुल कुछ ना किया हो। आपके अगर एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो उसको लोग करेंगे ही, कुछ ना कुछ तो एक सिस्टम, वही लोग थे, कई वात्स्यायन जी के नियुक्त किए हुए लोग आखिर तक थे, कई सारे लोग। लेकिन एडिटर बहुत कुछ कंट्रोल करता है, और धीरे धीरे वो बात रह नहीं गई, क्योंकि नंदन जी जो हैं उस उनके अंदर वो चीज़ नहीं थी जो रघुवीर सहाय जैसे व्यक्ति में थी या वात्स्यायन जी जैसे व्यक्ति में थी। तो वो पत्रकारिता का अगर इतिहास लिखा जाए तो दिनमान एक, दिनमान दो होना चाहिए। दिनमान एक वो जब अज्ञे जी और रघुवीर सहाय संपादक थे, तो ये हुआ 17 साल का इतिहास। और बाद के जो 9 साल या 10 साल हैं, वो तो पतन का इतिहास है, वो अलग से लिखा जाना चाहिए। जब घनश्याम पंकज जैसे लोग संपादक हो गए, या थोड़ी समय के लिए सतीश झा आ गए थे जनसत्ता से। सतीश झा को लगता था कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, वो मंगलेश जी को लाना चाह रहे थे। ये भी दिलचस्प बात है कि सतीश झा ने बड़ी कोशिश की मंगलेश जी को जनसत्ता से दिनमान में लाने की, लेकिन मैनेजमेंट उनकी बात माना नहीं। तो वरना उनकी इच्छा थी, क्योंकि मंगलेश जी एडिटर बहुत अच्छे थे, मतलब वो कॉपी एडिटिंग में बड़े मास्टर थे, और सतीश झा को एडिटिंग करनी नहीं आती थी बिल्कुल भी। तो वो अपना एक ट्रस्टेड व्यक्ति चाहते थे। लेकिन सतीश झा भी टिक नहीं पाया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट जो चाह रहा था वो कोई पूरा नहीं कर पा रहा था। तो धीरे धीरे उसका पतन तो होना ही था। लेकिन नंदन जी का एक मैं महत्व मानता हूँ कि उन्होंने उदय प्रकाश को स्टाफ में लाए थे। और उदय प्रकाश क्योंकि काफ़ी टैलेंटेड लेखक शुरू से ही थे, और पत्रकार भी बड़े काफ़ी मेहनती थे। तो मेरी दोस्ती उदय प्रकाश से हुई एक उस कार्यकाल का, मतलब 80s का, जो मुझे याद है कि जिसमें श्रीकांत जी का निधन हो गया था, उनकी मतलब हम लोग गए थे अंत्येष्टि पर निगम बोध घाट। तो मैं उदय प्रकाश के साथ उसके घर गया था, वहीं रात को सो भी गया था। तो वो जो हमारे दिन थे उसको मैं लगभग मानता हूँ कि उसमें कुछ तो अच्छा काम हुआ था, कुछ अच्छे लोग थे हम लोग के बाद में आए थे जो हमारे साथ थे। लेकिन असली जो एक टोटल, हालांकि मैं जैसा कह रहा हूँ कि रघुवीर जी की सीमाएं ये थी कि वो अपने विशेष संवाददाता से संवाद, बाद में श्रीकांत जी ने तो नौकरी छोड़ दी। जब जनता सरकार मतलब आई, तो श्रीकांत जी आए, हम एक दिन बहुत उदास आए, प्रयाग जी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, और उन्होंने आकर कहा, वो कुछ बड़े पश्चाताप की मुद्रा में थे। अगर आपने उनकी मगध की कविताएं देखी तो उसमें वो पश्चाताप है। तो बेसिकली वो जो मैंने वो माहौल देखा कि अचानक उन्होंने कुछ प्रयाग जी से कहा, तो प्रयाग जी अचानक खड़े हो गए और बहुत गुस्से में तमतमाते हुए, जो कि श्रीकांत जी, वो तो प्रयाग जी तो बहुत भले आदमी हैं, वो तो किसी से लड़ते भी नहीं है ओपनली, लेकिन वो इतना, उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि गिरधर राठी उनके जीजा भी थे। गिरधर राठी को प्रतिपक्ष के कारण तिहाड़ जेल में लंबे समय तक इमरजेंसी में रखा गया था, और प्रयाग जी को अक्सर जाना पड़ता था उनकी बहन के साथ। तो प्रयाग जी उस पीड़ा को
मतलब गुस्से को छिप दबा नहीं पाए, जबकि श्रीकांत जी को बहुत मानते थे। उन्होंने सबके सामने श्रीकांत जी को इतना सुनाया कि श्रीकांत जी लगभग अपराधी की तरह सर झुका के बैठे हुए थे मेरी मेज के सामने। ये सब बातें कोई लिखेगा नहीं, हम लोग भी तो इस दुनिया में कोविड हमको कितने दिनों में कब क्या कर दे, इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ कि ये एक कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें थी जो कि मतलब श्रीकांत जी ने फिर बाद में उनको मैनेजमेंट ने कह दिया कि अब आप छोड़ दीजिए हमारे अखबार को। तो वो फिर उसके बाद तो खैर उनका मतलब निधन ही हो गया, कुछ साल में ही हो गया, बहुत यंग एज में हो गया। लेकिन वो एक अलग दुखद प्रसंग है। हालांकि कवि के रूप में तो वो आखिर तक बहुत अच्छा लिखते रहे, लेकिन वो इंदिरा गांधी से उनका जो प्रेम था वो कुछ उनको उनके कैरियर को उसने लगभग एक अजीब सा वो कर दिया है। देखिए, राजपाल एंड सन्स के लिए एक उनकी सीरीज थी लोकप्रिय कवि। उस सीरीज में मतलब श्रीकांत जी की कविताओं का चयन तो हो गया था लगभग, और अशोक वाजपेयी को उनकी जीवनी लिखनी थी। उनको जीवनी कहते थे, यानी कि बेसिकली भूमिका नहीं होती थी। तो अशोक वाजपेयी लिख नहीं पा रहे थे अपनी व्यस्तताओं के कारण। तो श्रीकांत जी ने मुझसे कहा कि आप लिख दीजिए। तो मैंने फिर सोचा ठीक है, मैंने कहा लेकिन मैं फिर इंदिरा गांधी वाले प्रसंग पर थोड़ा सा मुझे कुछ आप जैसा नहीं लिख पाऊंगा मैं। बोले नहीं नहीं, आप जो लिखना चाहिए लिखिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका इंदिरा गांधी के प्रति आकर्षण क्यों है इतना। तो श्रीकांत जी ने कुछ अपने कारण बताए थे, अपनी दादी की व्यक्तित्व की बात की थी। वो राजपाल संत से करीब 14-15 पेज की मेरी जीवनी, अभी भी टेक्निकली तो किताब वो है लेकिन पता नहीं सर्कुलेशन में है कि नहीं। तो उसमें मैंने उनको लिख के दिया तो मुझे ये लग रहा था वो काट देंगे कुछ, लेकिन श्रीकांत जी इस मामले में काफ़ी उदार थे और वो दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान करते थे। तो उन्होंने काटा कुछ नहीं, उन्होंने वैसा का वैसा। हालांकि मैंने कोई, जाहिर है कि उस किताब में उनके इमरजेंसी के दूसरे पक्षों पर तो मैं लिख ही नहीं सकता था, लेकिन थोड़ा सा उनका इंदिरा गांधी प्रेम जो था उस पर लिखना जरूरी हो गया था। एक बार अभी व्योमेश शुक्ला ने मुझे कहा इसमें फेसबुक पर कि आप वाली जीवनी को क्यों नहीं इसको आप सामने लाते। मैंने कहा कि देखेंगे, अब बहुत कुछ सामने लाना है, दिनमान की बहुत सी चीज़ें सामने लानी है, लेकिन कहाँ जीवन में कितनी चीज़ें हम सामने लाएं। जबकि मैं तो कला, सिनेमा, साहित्य और एक साथ 4 विधाओं में काम करता था। मैंने कुछ दिन तक मैं दिनमान में खेल संपादक भी रहा हूँ। एक बात मैं रघुवीर जी के संदर्भ में ये भी बताऊंगा कि वो खुद इलस्ट्रेट भी करते थे, वो कई बार कवर भी बनाते थे। आप ये सोचकर आप सोचिए कि उनके एक मैंने एक स्टोरी लिखी थी, वो स्पोर्ट्स को लेके, क्रिकेट को लेके कोई स्टोरी थी, जिसमें शीर्षक उन्हीं का दिया हुआ था, खेले या खिलाएं। ये मतलब आप ऑडियंस को प्लीज करने के लिए खेलें क्रिकेट, या कि आप अपने ढंग से उसकी आर्ट को फॉलो करें। तो मैंने एक उसमें कवर स्टोरी लिखी थी, तो उसका कवर उन्होंने खुद बनाया था। मतलब रघुवीर जी आर्ट भी करते थे कभी कभी अपना, तो उन्होंने उसका इस तरह के कई कवर उन्होंने समय समय पर बना दिया करते थे। एक बार उन्होंने मुझे लखनऊ गोमती नदी में मरी हुई मछली की एक खबर आई कि वहाँ मछलियाँ मरी हुई मिली हैं। तो मैं लखनऊ गई था, तो उन्होंने कहा कि विनोद जी आप जाइए, उसको ज़रा पता लगाइए कि ये जो मरी हुई मछलियाँ कहाँ से आई हैं। तो मैं वहाँ गया, लोगों से मिला, डॉक्टर से मिला, एक्सपर्ट से मिला। उन्होंने कहा कि ये कहीं से पीछे कहानी है, ये आपको सीतापुर जाना पड़ेगा। क्योंकि सीतापुर हरगांव एक जगह थी जो वहाँ पर मतलब एक मिल थी शुगर की, वहाँ स्ट्राइक चल रही थी शायद। तो उन लोगों ने मोलासिस को जो इकट्ठा कर रखा था, शीरा, उसको उन्होंने बहा दिया नदी में। तो वो मछलियाँ मरती हुई उसके असर से लखनऊ तक पहुँच गई अपनी व्यथा को कहने के लिए। तो वो जो मछलियाँ लखनऊ पहुँच गई तो फिर विधानसभा में हल्ला हुआ। तब मैंने स्टोरी लिखी थी, रघुवीर जी के कहने पर मैं वहाँ गया था, वहाँ गांव के लोगों से इंटरव्यू किए थे और मैंने आकर एक स्टोरी लिखी थी। उसमें हर गांव की हालत, उसका शीर्षक मैंने ये दिया था। और रघुवीर जी ने कवर पे तो वो छापा था मैली गोमती करके टाइटल, और उसमें मैली गोमती की एक तस्वीर थी जो कि लखनऊ के किसी फोटोग्राफर की ली हुई थी।
फिर अंदर उन्होंने मेरी स्टोरी के ऊपर मछलियों का, एक मरी हुई मछलियों का इलस्ट्रेशन बनाया था खुद। यानी कि वो संपादक एक इतने कमिटेड थे कि उन्होंने मतलब उसका एक अपना इलस्ट्रेशन बड़ा अच्छा बना दिया। अब मेरे पास किसी भीड़ में कहीं होगा, कागज़ों की भीड़ में, तो वो जो इस तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत था, जो कि बाद में पॉलिटिकल रीजन से थोड़ा अलग भी हो गया। देखिए, बिहार में दिनमान बहुत लोकप्रिय था और रेणु, नागार्जुन सब दिनमान के वो थे स्तंभ। और चूँकि जब ये वहाँ जेपी आंदोलन हुआ तो दिनमान जो है वो लगभग मुख्य पत्र था जेपी आंदोलन का, क्योंकि रघुवीर साहब ने तो एक बार मुझे याद है कवर भी बनाया था जेपी आंदोलन पे, उन्होंने खुद हाथ से कवर बनाया था। तो मैं एक बार गया हुआ था, अभी कुछ साल पहले की बात है, जब उनके संजय सहाय की बेटी की शादी का रिसेप्शन था, तो वहाँ मुझे वो कहानीकार शैवाल मिल गए। एक रिसेप्शन के बहुत भीड़ थी, मैं कोने में था खड़ा हुआ, तो किसी ने बताया कि ये शैवाल हैं। तो मैंने कहा कि शैवाल जी, यहाँ तो मुझे लोग जानते नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ कोने में खड़ा हूँ। तो बोले, अरे विनोद जी, आपको पता नहीं है, दिनमान के कारण यहाँ आपको सब लोग जानते हैं। क्योंकि दिनमान में, अगर बिहार में जो हम सब लोग इतना जाने गए, उसका कारण दिनमान था। और दिनमान जो है वो, देखिए, जो बिहार का पाठक था वो विज्ञापन तो दिला नहीं पा रहा था, जो कि धर्मवीर भारती को लक्स के विज्ञापन मिल रहे थे या दूसरी कंपनियों के। दिनमान में तो विज्ञापन नाम का ही होता था, और थोड़ा बहुत मिल जाता, सर्कुलेशन वाले कहते थे। क्योंकि बाद में समीर जैन की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, उन्होंने उनका कहा था नवभारत टाइम्स के बारे में, क्योंकि मैंने बाद में 3 साल नवभारत टाइम्स में भी काम किया था। तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई दरियागंज के किसी बूढ़े की अर्थी जाती है तो हम जान जाते हैं कि पाठक एक कम हो गया। ये उनका बहुत फेमस वो था कि मतलब सारे पाठक बूढ़े लोग हैं, वो इस दुनिया से जाते हैं तो एक पाठक हमारा नया नहीं आता, युवा वर्ग उसको नहीं पढ़ता है। लेकिन इसके पीछे तो एक अलग बहुत से कारण थे। देखिए, ये तो सही है कि दिनमान कमाऊ पूत तो आसानी से हो नहीं सकता था, क्योंकि एक तो आनंद बाजार ग्रुप ने एक राइवल अखबार खड़ा कर दिया, रविवार, और एसपी सिंह उसके संपादक, क्योंकि एमजे अकबर संडे में चले गए थे और एसपी सिंह उनके दोस्त थे। तो मजेदार बात ये, मैंने रविवार में भी लिखा था, क्योंकि एसपी मुझसे कहते थे, यार उसका स्वामी का इंटरव्यू मैंने किया, हुसैन का किया, सर्वेश्वर जी का किया, ये मैंने दिनमान में रहते हुए रविवार में इंटरव्यू किए थे एसपी के कहने पर। तो वो रविवार जो है जब निकला तो उसने दिनमान के फार्मूले को ज़्यादा पैकेजिंग कर ली उसकी। ये भी इम्पोर्टेंट बात है हिस्टोरिकली कि वो फार्मूला दिनमान का ही था। क्योंकि मुझे एमजे अकबर ने एक बार चिट्ठी लिखी थी 1974 में, जब वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया में हड़ताल थी, तो वो एक नया मैगजीन शुरू करने जा रहा था जिसका एडिटर बन रहा था वो। तो उसने मुझे चिट्ठी में लिखा था कि हमें दिनमान जैसी पत्रकारिता चाहिए। देखिए, एमजे अकबर, जिसको कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक बहुत इम्पोर्टेंट पत्रकार मानते थे तब, तो मैंने एक बार समीर जैन को बताया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर दिनमान इतना अच्छा था तो आपको दूसरे लोगों ने क्यों नहीं बुलाया, यानी कि दूसरे अखबारों ने आपको जॉब क्यों नहीं दिए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर अच्छा है तो फिर दूसरा आदमी आपकी मांग करेगा। मैंने उनको चिट्ठी दिखाई अकबर की, जो मेरे पास आज भी रखी हुई है। तो मैंने कहा कि वो मुझे लेना भी चाह रहे थे, लेकिन मैं नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि दिनमान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। जेएनयू में मुझे डीपीटी बताया करते थे, डीपीटी जो अब नहीं रहे, वो तो उन दोनों जेएनयू के बहुत बड़े नेता थे और बहुत पॉपुलर आदमी थे। और उस ज़माने में हम लोग चूँकि जेएनयू बहुत जाते थे नामवर जी से मिलने, और उनके मतलब पुष्पेश पंत मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो प्रयाग जी के कारण हम लोग सब साथ जाया करते थे। तो उस माहौल में डीपीटी मुझसे कहते थे, वो जब वो राज्यसभा के सदस्य हो गए, उनके घर में पार्टियाँ वार्टियाँ होती थी, तो वो कभी कभी हम लोग को बुलाते थे। वो कुछ अभी उनके निधन से कुछ साल पहले उन्होंने रमेश दीक्षित, पुष्पेश पंत के 70 साल होने पर पार्टियां की थी, तो हम लोग सब पुराने लोग मिले। तो डीपीटी कहते थे कि भाई, दिनमान में तो हम लोग प्रयाग शुक्ल, विनोद भारद्वाज नाम पढ़ते पढ़ते मतलब इतना आदी हो गए थे कि पेज पीछे से खोलते थे, आप लोगों के नाम छपते थे उसमें। तो वो जो एक दौर था जिसमें कि हम लोग
एक फ्रेंच फिल्म पे 2 पेज लिख सकते थे 3 लोग, है कि कोई ये कल्पना कर सकता है? क्योंकि पत्रकारिता का वो दौर कभी शायद कभी आ भी ना पाए, वो अंग्रेजी में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि रघुवीर जी ने एक कॉइन किया था वर्ड दिनमान के विज्ञापन का, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जब वो अंक आता था, वो आता था कि इस अंक में क्या है। तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध फार्मूला था कि उसको लिखते थे द मैगजीन दैट इनलाइटन द इन्फॉर्म्ड। ये उनका बनाया हुआ एक था कि जो इन्फॉर्म्ड है उसको भी वो करते हैं। लेकिन वो इनलाइटनमेंट को उन्होंने मुझे जब दिनमान छोड़ दिया, क्योंकि प्रेस इनक्लेव में वो मेरे पड़ोसी थे लंबे समय तक, अंत तक, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि अब उसको बदल देना चाहिए नारे को, द मैगजीन दैट लाइटन द इन्फॉर्म्ड। मतलब इनलाइटन के बजाय वो हल्का कर देता है एक इन्फॉर्म्ड को। तो ये एक दुनिया थी, इस दुनिया में मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसका, देखिए सर्वेश्वर जी भी, वैसे तो सर्वेश्वर जी काम तो खूब अच्छी तरह करते थे उनके साथ, लेकिन एक जेलसी एलिमेंट मैंने जो देखा है कवियों के बीच, वो मैंने ऐसा जेलसी एलिमेंट और कहीं नहीं देखा था। क्योंकि मैंने सोचा था कि दिनमान में काम करूंगा तो इन 3 बड़े कवि, और प्रयाग जी भी थे ही हमारे, थोड़ा मतलब उनको उन मतलब एक तरह की 3 लोगों में नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि उस समय वो ज़्यादा प्रसिद्ध लोग थे। बाद में प्रयाग जी भी प्रसिद्ध हो गए, लेकिन वो जो तिकड़ी थी, उस तरह की तिकड़ी हम लोग सोचते थे कि इसमें काम करेंगे तो कितना, मेरा सपना था कि ऐसे लोगों के बीच काम करेंगे, कितना संवाद होगा, इंटेलेक्चुअल। शुरू शुरू में होता भी था, तो श्रीकांत जी आते थे कभी, उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क से सूजा का चिट्ठी दिखाई, और जेम्स जॉयस की चिट्ठियाँ, उसमें उसका पत्नी के नाम लिखी चिट्ठियों की कंट्रोवर्सी में बात हुई। शुरू शुरू में ऐसा माहौल था कुछ समय तक, लेकिन इमरजेंसी ने सब कुछ फिर बदल दिया, क्योंकि इमरजेंसी के बाद रघुवीर जी पर भी काफ़ी दबाव आ गया। और उनके पीए जो थे विशंबर श्रीवास्तव, वो अडवाणी के भी पीए थे। तो अब ये, वो तो प्राइवेटली अडवाणी के प्रिय थे, लेकिन उससे कई बातें, फिर एक तरह का पॉलिटिकल प्रेशर, और ये भी बात उड़ने लगी कि दिनमान के लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। हम सब लोग ज़रा थोड़ा चिंता भी हो गए, क्योंकि मैंने एक अभी लॉकडाउन में कविता लिखी है पिता पर, एक फादर डे था। तो मुझे याद है, मैं अपने पिताजी को बताया कि भाई शायद इमरजेंसी में हम लोग को तो ये भी हो सकता है कि कहीं जेल वेल में न डाल दें। तो मेरे पिता ने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा, अरे भाई जब कुछ करते हो तो डरते क्यों हो? तो वो एक मतलब, क्योंकि सबके परिवार होते हैं, और मैंने कई बार, क्योंकि जिन दिनों ये तनाव के दिन थे, रघुवीर जी के साथ गाड़ी, देखिए मेरा मित्र ब्रज शर्मा, जो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, टाइम्स ऑफ इंडिया के दिनों से मेरे साथ रहता था आर के पुरम के सेक्टर 12 में। तो अचानक रघुवीर जी ने मुझे कहा कि विनोद जी, मैं आपको कार सिखा दूंगा। तो मैंने कहा कि मेरे बस का रोग नहीं है कार सीखना। तो बोले नहीं, मैं, आप मेरे साथ सीख लेंगे। तो एक दिन वो सुबह सुबह 8 बजे रघुवीर जी आ गए, और उन्होंने बाहर से हॉर्न बजाया। तो मेरा दोस्त कहला कि तुम्हारे संपादक तुमको गाड़ी सिखाने आ रहे हैं? बोले ऐसा तो हमने कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि एडिटर आपको आगे गाड़ी सिखाने को तैयार है। मैंने कहा वो दोस्ती है, जाते रहते साथ में, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये भी गाड़ी सीख ले। तो मैंने उनके निर्देशन में 3 दिन गाड़ी चलाई है। और वो मुझे बच्चों, जब कहते थे सड़क पर बच्चे दिखेंगे तो आप ऐसा ध्यान रखिएगा, वो इतना समझाते थे कि मैं, चूँकि मुझे सड़क पर जाकर के, जहाँ वो मुझे रिंग रोड में ले गए एक दिन, तो मैं तो, मुझे लगा कि मेरे बस का रोग नहीं है। और फिर उनको जर्मनी जाना पड़ गया, उनका अचानक कार्यक्रम बन गया ईस्ट जर्मनी का, उन दोनों अभी जर्मनी विभाजित था। तो वो फिर मुझे वो सिलसिला टूट गया। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रघुवीर जी की जो स्टाइल थी, वो ऐसी स्टाइल थी काम करने की कि जिस दिन बुधवार को कई बार अंक निकल गया, ओके हो गया, 1 बजे ओके हो जाता था। तो वो एक, कई बार ऐसा होता था, मेरे पास आए, बोले कि चलते हैं, आप प्रेस क्लब में चल के बियर पीते हैं। मुझे, आप सोचिए कि एडिटर आपको कह रहा है कि प्रेस क्लब में चलते हैं, बियर पीते हैं, काम खत्म हो गया आज। तो इससे अच्छा एडिटर कहाँ मिलेगा आपको जो आपको, मतलब, और फिर रघुवीर साहब जैसा व्यक्ति जो कि
उनका सोचने का ढंग, बात चीज़ों के बारे में बात करने का ढंग। अब मुझे उन्होंने बहुत सी बातें बताते रहते थे, क्योंकि भाई हम लोग कार के कारण एक मौका बहुत मिलता था बात करने का, फिर पड़ोसी होने के कारण भी मौका मिलता था। उनके मेरे संस्मरण अगर लिखना शुरू करूं तो बहुत लंबे हैं, क्योंकि एक मुझे जो सबसे उनका एक वो अलग ही तरह के व्यक्ति थे। एक बार मैं कुछ उनसे मिलने नहीं गया था कुछ दिन, और मैं घर में ही रहा था, कुछ छुट्टी पर था क्या था। एक दिन वो आए मेरे घर, तो मैं शूबर्ट की सिम्फनी सुन रहा था, अनफिनिश्ड सिम्फनी। वो बहुत, क्योंकि ऊपर का फ्लैट था तो वो आवाज़ बहुत गूंजती थी, और नीचे तक पूरी सिम्फनी सुनती थी, मैं वॉल्यूम तेज रखता था। तो वो रघुवीर जी आए और वो पूरी सिम्फनी नीचे खड़े होकर सुन के चले गए। उन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि मैं आपके घर आया था आपसे मिलने, लेकिन वो संगीत इतना अद्भुत था कि मैं नीचे खड़ा उसको सुनता रहा। और वो सिम्फनी सोचिए कि मतलब 30-40 मिनट की सिम्फनी थी, और उन्होंने उसको इस तरह से सुना। तो ये सब मतलब अनेक उनके मतलब एक बार वो मुझे चाय पीने के लिए ले गए गोलचा सिनेमा के पास, दिन का टाइम था, और ऐसे ही कुछ वो कह रहे थे चलिए कुछ बातें करेंगे, और हम लोग वहाँ गए। तो उन दिनों पूर्व ग्रह के एक अंक आया था जिसमें कविताएं थी हम सब लोगों की, एक बड़ा अच्छी किताब, छोटी सी पुस्तिका निकली थी, क्योंकि पूर्व ग्रह के साथ उन दिनों ऐसे मंगलेश जी भी उन दिनों वहीं थे, और बाद में उदय प्रकाश थे। तो वो उसमें मुझे याद है कि रघुवीर जी ने मुझे, मेरी एक कविता छपी थी उसमें, पीछा, जिसमें एक गेंद के पीछे पीछा करने की बात थी कि उसका कविताएं पीछा करेंगी, बच्चा पीछा करेगा। तो वो कविता उन्होंने पढ़ी होगी, तो मुझे उन्होंने कहा कि विनोद जी, मुझे आज सुबह सपने में आपकी कविता की गेंद दिखाई दी। अब आप देखिए कि एक आज मैं इन चीज़ों को सोचता हूँ तो कैसे मतलब आप एक कवि के सपने में आपकी कविता की गेंद आ जाए, ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है। तो इस तरह के अनुभव हुए, और कई बार ऐसा भी है वो कुछ चीज़ें उनको पसंद भी नहीं आती थी। एक तो रघुवीर जी की पॉलिसी ये थी कि अगर मैं उनको कोई कंट्रोवर्शियल लेख लिखता था, मैं सोचता था उनको दिखा दूँ। एक बार मैं उनको दिखाने गया तो रघुवीर जी बोले कि ऐसा है, मैं तो वो संपादक हूँ जो अपने स्टाफर का छपने के बाद पढ़ता हूँ, छपने से पहले नहीं पढ़ता। तो उन्होंने उसको पढ़ा नहीं, वैसे वो पढ़ना चाहते भी नहीं थे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी थी, कोई मणि कौल की फिल्म को लेके नेत्र सिंह रावत स्टाफ में थे, तो काफ़ी उनका विचार दूसरे थे। तो शायद सतह से उठता आदमी पर लिखा था हम लोगों ने। तो उसमें कहने का आशय ये है कि वो जैसे फ्रीडम बहुत देते थे आपको। मतलब वो एक एडिटर कह रहा है कि मैं आपका छपने के बाद पढ़ूंगा, तो यानी कि जो चीज़ छप गई है तब तो अब आप कुछ कर नहीं सकते उसका। लेकिन और एडिटर कई बार क्या करते हैं कि नज़र रखते हैं हर चीज़ पर, और उनको लगता है कि वे क्या लिख रहा है, कि किन चीज़ों को लिख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब अपनी कोई पर्सनल गेन के लिए लिख रहा है या कोई कंट्रोवर्सी पे लिख रहा है। क्योंकि दिनमान में ऐसा होता था, सर्वेशी अपने साहित्यिक ईर्ष्याओं को भी कई बार दिखाते रहते थे। और श्रीकांत जी तो अपने पॉलिटिकल, उनका तो एक एजेंडा पॉलिटिकल था, जब तक वो विशेष संवाददाता थे तो जाहिर है कि वो इंदिरा प्रेम ही दिखाएंगे। तो उससे लेकिन बैलेंस हो जाता था, क्योंकि स्टाफ के दूसरे लोग भी थे, और चूँकि दिनमान की परंपरा आफ्टर ऑल वात्स्यायन जी ने उन लोगों को रखा था, तो उनमें कोई ना कोई क्षमता तो थी। तो सारे ये लोग जो योगराज थानी थे, लोकदीप, शुक्ला रुद्रा, जितेंद्र गुप्त, ये सब वात्स्यायन जी के द्वारा रखे गए थे। तो वो एक दुनिया ऐसी थी जिसमें कि आज अगर उस पर सचमुच कोई रिसर्च करना चाहता है तो वो आसान इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में रहे नहीं हैं। मैं जहाँ रहता हूँ प्रेस इनक्लेव में, वहाँ दिनमान के कई लोगों के फ्लैट थे, जितेंद्र गुप्त, रामसेवक श्रीवास्तव, शुक्ला रुद्र, रघुवीर जी। रघुवीर जी का परिवार रहता है, हमारा पड़ोसी है, लेकिन बाकी लोग भी हैं, उनके घर तो हैं ही, उनके परिवार वाले हैं, लेकिन वो लोग नहीं हैं। यानी मैं एक दिन सोच रहा था, हालांकि मैंने बहुत बाद ज्वाइन किया था और मैं बहुत यंग था जब मैंने दिनमान ज्वाइन किया था, तो मेरे साथ के जो दिनमान के सहकर्मी हैं वो प्रेस इनक्लेव में नहीं रहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ही नहीं है वो। तो ये चीज़ें जो है, इनको अगर हमें एक अच्छे ढंग से लिखना होगा,
जैसा मैं देख रहा हूँ कि आज प्रयाग जी से मेरी बात हो रही थी कि मंगलेश जी के निधन के बाद जो कुछ भी छप रहा है या जो लिख रहे हैं लोग, वो उनके एक पक्ष पे ही लिख पा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगलेश जी बहुत अच्छे कला और सिनेमा के जानकार थे, संगीत के जानकार थे। वो लिखते भी थे, उन पर बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन कोई उन पर कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ उनके वो जो कविता की पॉलिटिक्स है आज की, उसी पर बात ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह से रघुवीर साहब पर भी, वैसे तो जब विष्णु नागर ने रजा फाउंडेशन के लिए जीवनी लिखी थी तो मैंने उनको काफ़ी सहयोग देने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैं अपने घर बुलाया, एक दिन बहुत लंबी बात हुई हमारी। फिर कई बार उन्होंने मेल से पूछा या फ़ोन से पूछा। तो हम लोगों ने कोशिश तो की थी कि रघुवीर जी के बारे में मैक्सिमम जानकारियाँ, प्रामाणिक जानकारियाँ दे सकें। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हिंदी की एक प्रॉब्लम है कि जैसे बायोग्राफी वेस्ट में लिखी जाती हैं, जैसे हेनरी मतलब ट्रॉय ने लिखी टॉल्स्टॉय की, या बेकर ने लिखी हेमिंगवे की, उसमें आदमी को महान नहीं मतलब कोई पूजनीय नहीं बनाया जाता है। हमारे यहाँ हिंदी में मैंने एक सुना था, आगे की एक आई थी बायोग्राफी, अब सुना कोई अंग्रेजी में लिख रहा है उन पर, शायद वो बेहतर लिख सके, क्योंकि हिंदी वालों ने तो बिल्कुल ही उनको उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को हटा दिया था। अब जैसे इला डालमिया अगर उनके जीवन में थी, कपिला जी थी, तो आपको प्रोब करना पड़ेगा कि कपिला जी ने कभी वात्स्यायन जी का नाम नहीं छोड़ा, वो कभी उनसे टेक्निकली अलग नहीं हुई, लेकिन वो अलग थी। इला डालमिया अंत में उनके साथ थी, उनके निधन के समय वही थी। लेकिन इनको इन चीज़ों को प्रोब करके लिखना पड़ेगा। अब जैसे रघुवीर साहब पे भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो सिर्फ उनकी पूजा करके नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जब पूजा करते हैं तो उनकी कुछ चीज़ों को आप छोड़ देते हैं। फिर हिंदी में पूजा करने की परंपरा है, इसीलिए जब मैंने यादनामा किताब लिखी तो मुझे चूँकि वो परंपरा पसंद नहीं है, तो बहुत से लोगों को शौक लगा कि अरे ये तख्त भी इसमें लिख दिया, ये भी लिख दिया, वो भी लिख दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि अरे भाई, मैंने अपने बारे में भी क्रिटिकल बातें लिखी हैं उस किताब में। उसका कारण है कि अगर आप सिर्फ पूजा करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। आपको करना ये चाहिए कि एक बिल्कुल एक आदमी को जांचे तो ठीक। अब जैसे मुझे रघुवीर जी ने एक बार, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है 40 से ऊपर की औरत। अब इस कविता को, अब मुझे पता है कि उन्होंने किस पे लिखी है, क्योंकि उन्होंने खुद बताया मुझे, क्योंकि अब उमा वासुदेव है नहीं, लेकिन उमा वासुदेव दिल्ली की बड़ी कल्चरल हस्ती थी, हम लोग उनके घर जाया करते थे। तो वो रहे मैंने उमा वासुदेव पर ये कविता लिखी है। तो कई बार आपको बहुत से फैक्ट्स कोई आदमी पर्सनल ढंग से बताता है, लेकिन कोई अगर वो बहुत हार्मफुल फैक्ट्स नहीं हैं तो आप उनको उनके बारे में लिखना चाहिए। और फिर आखिर अब जैसे स्त्रियों के साथ संबंधों की, दोस्ती की बात है, हिंदी में इसको तो सबसे बड़ा झूठ होता है कि कोई भी सच को मतलब कृष्णा सोपती जैसी थाकड़ महिलाएं या स्त्री लेखिकाएं तो है ही नहीं, जो कि मैंने तो, हम लोग कृष्णा सोपती के साथ काफ़ी समय बिताते थे। कृष्णा जी काफ़ी बोल्ड थी, लेकिन ऐसी बोल्ड आज की जो तथाकथित फेमिनिस्ट राइटर भी इतनी नहीं है, क्योंकि बोल्ड होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अपना कुछ भी बोल दिया या कुछ भी कह दिया। तो अगर जीवनी लिखनी है या उनके जीवन पे मेमोर करने हैं, जैसे मेरे जीवन में रघुवीर साहब का बहुत महत्व है, किसी व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्ति का इतना महत्व होता नहीं है। अब आप बताइए, मेरा मकान रघुवीर जी ने मुझे कहा कि यहाँ ले लो, अभी किसी तरह से पैसा 14,000 इकट्ठा कर दो, तो उनकी वजह से मैंने मकान ले लिया, वरना उस उम्र में 28 साल की उम्र में कोई मकान कहाँ लेता है। दिल्ली में प्रयाग जी ने तो 50 साल तक नहीं लिया था मकान, तो उनकी वजह से मकान लिया मैंने। नौकरी उन्होंने मुझे कहा कि इस इंटरव्यू को करो और तुम्हारा मतलब पक्का हो जाएगा कि दिनमान में आ जाओगे। और तीसरा, शादी के टाइम में भी उन्होंने मुझे एक सलाह दी। तो एक व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी चीज़ें क्या होती हैं। तो फिर मतलब उनके साथ इतना बात करने का मौका मिला। तो मेरे उस परिवार के प्रति मेरा बहुत सम्मान है। उस ज़माने में चूँकि मैंने बहुत अच्छे दिन बिताए हैं वहाँ, और रघुवीर जी की पत्नी विमलेश्वरी जी, वो इतना बढ़िया खाना भी मैं उनके यहाँ संडे को जाकर खाता था, शाम के टाइम पे फिल्म देखता था, और उनके सबके बच्चों से भी मेरा संवाद था, आज भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे कोई संवाद नहीं। एक दिन मुझे गौरी अचानक मिल गई घर के पास स्कूल के, मैंने उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि वो अमेरिका में रहती है।
और इतने सालों बाद देखा तो एक, बल्कि उसने मुझे भी कहा कि क्या आप विनोद जी हैं। तो हेमा तो खैर, क्योंकि मैं एनएसडी के लिए कुछ कार्यक्रम करता था तो हेमा से तो वहाँ कई बार मुलाकात बात होती थी, लेकिन कभी कभी मंजरी और हेमंत जोशी मिल जाते हैं घूमते हुए, सैर करते हुए। तो बेसिकली उस परिवार के प्रति या रघुवीर सहाय के प्रति मेरी अपनी यादें हैं, वो उसका अलग महत्व है। लेकिन उसके बहाने उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन, उनकी कविता, उनकी पत्रकारिता, और वो अनुवाद भी बहुत अच्छा करते थे। उनके कई अनुवाद हैं। दूसरी, मुझे याद है कि एक ज़माने में उन्होंने एनएसडी के लिए कुछ मंचन किया था कविताओं का। वो बहुत, एक बार मैंने विष्णु नागर को एक पूरी लिस्ट भेजी थी। एक कार्यक्रम उन्होंने श्री राम सेंटर में किया था, एनएसडी के लिए किया था या शायद उनके सेंटर के लिए किया था, जिसमें कि उन्होंने शायद एनएसडी के लिए रंगमंडल के साथ किया था। और उसमें उन्होंने जो कविताएं पढ़ी थी, मैंने पूरी लिस्ट थी। मेरी कविता टाइप करने वाली को हेमा ने पढ़ा था। तब वो हेमा सिंह नहीं थी, हेमा सहाय थी। और वो बहुत अच्छा पढ़ा था वो। मुझे आज तक वो, मेरे पास कोई उसका वीडियो नहीं है क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास मोबाइल तो होता नहीं था। और वो सब चीज़ें हैं जिनको कि रिकॉर्ड में लाना चाहिए कि उन्होंने किन कविताओं को चुना। उसमें अज्ञे की कविता भी थी, उसमें और लोगों की कविताएं भी थी, उसमें युवा लोगों की कविताएं भी थी। तो रघुवीर सहाय कविता को लेके बहुत ढंग ढंग से सोचते थे। वो उसका मंचन भी करना चाह रहे थे। एक बार उनकी कहानी किले में औरत, जो कि उनके कहानी संग्रह में है, उस पर एक उनकी एक कविता भी है किले में औरत जैसी। लेकिन कहानी पर कुमार शाहनी ने एक आधे घंटे की टेलीविज़न स्क्रिप्ट लिखी थी अंग्रेज़ी में, और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दी थी एक कॉपी उसकी। कुमार शाहनी कभी कभी दिनमान आते थे क्योंकि माया दर्पण के कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। और बाद में उन्होंने रघुवीर सहाय से अपनी एक फिल्म के लिए गाना भी लिखवाया था, जो कि स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था। तो मतलब रघुवीर जी कई तरह के इन्वॉल्वमेंट चाहते थे। तो लेकिन मुझे जो कुमार शानी अभी कुछ साल पहले मिले, तो मैंने कहा कि मेरी कई फाइलों में वो स्क्रिप्ट रखी हुई है, मैं एक दिन अचानक देख रहा था उसे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो उसकी कॉपी भी नहीं है, आप अगर उस कॉपी को दोबारा मिल जाए तो मुझे भेजिएगा। तो यानी कि वो ये सब चीज़ें हैं। अब मुझे भी लगता है कि अब इतने सारे क्योंकि मैं कला, सिनेमा, साहित्य 3 विषयों में एक साथ काम करता हूँ, तो मेरे घर की लाइब्रेरी जो है वो अपने आप में बहुत, उसके लिए 2 स्टाफर चाहिए कि मैं हर चीज़ को कायदे से ढूंढ सकूँ। तो वो चीज़ें, कई अनमोल चीज़ें मैं निकाल निकाल के रखता रहता हूँ। जैसे ये दिल्ली मेरा परदेश आज मैंने बड़ी मुश्किल से खोजा, क्योंकि ये किताब बड़ी अलग तरह की किताब है। वो सुंदरलाल का जो उनका कॉलम था, वो नेहरू के युग के अंतिम दिनों में लिखा गया था, और उस समय की दिल्ली पे लिखा था उन्होंने। तो उसको उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फ्लैप लिख दो इसका। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा लेखक इतने युवा व्यक्ति पर ट्रस्ट कर रहा है अपनी किताब का फ्लैप लिखवाने के लिए। तो मैंने लिखा था, तो मुझे लग रहा था शायद वो उसमें से कुछ हिस्सा काट देंगे या कुछ बदल देंगे, क्योंकि रघुवीर सहाय की भाषा तो मतलब काफ़ी कमाल की मानी जाती है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने वैसा का वैसा छाप दिया उसको। और मतलब ये सब चीज़ें हैं जो कि एक ऐसा, मैं तो अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा कि इतने, जबकि श्रीकांत जी और रघुवीर सहाय में आपस में नहीं बनती थी, लेकिन मेरे दोनों बड़े निकट थे, मेरे दोनों राइवल थे। राइवल मतलब अच्छे खासे राइवल थे, क्योंकि जब एक बार रघुवीर साहब बीमार पड़े थे, काफ़ी बीमार हो गए थे, उनको शायद हवाई जहाज़ से कहीं गए थे तो कान में काफ़ी समस्या हो गई थी, तो कई दिन तक ऑफिस नहीं आए थे। तो श्रीकांत जी तब स्टाफ में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि विनोद जी चलते हैं एक दिन, जो उनको देखने जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो कार से निकले और अशोका होटल के पास आकर बोले, विनोद जी ज़रा एक आध पैग पीना पड़ेगा मुझे। तो वो मुझे बार में ले गए अशोका होटल के, और एक विस्की पी उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे बताया कि दिनमान में एक बार वात्स्यायन जी से उनका झगड़ा हो गया था, और वो वात्स्यायन जी से कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पा रहे थे। तो बोले कि मैंने थोड़ी सी विस्की पी और उनके कमरे में जाके उनसे एक बहुत दिलचस्प संस्मरण है उनके इस तरह के। तो उन्होंने उनको फिर जाके बहस की। तो रघुवीर जी के घर भी वो पीने के लिए पी कर ही गए वो, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक आध पैक पी गए। और हम लोग गए आके पुरा में उनके घर।
तो बड़ी औपचारिक बातें हुई, क्योंकि वो हालचाल पूछने गए थे। आधे घंटे में वो चले गए। मैं तो वहीं रहता था, इसलिए मैं रुक गया। तो रघुवीर जी ने मुझसे कहा, जो मैं यादनामा में लिख भी चुका हूँ शायद, कि जिस व्यक्ति की वजह से बीमार पड़ा हूँ मैं, उस व्यक्ति ही वो व्यक्ति ही मेरा हालचाल पूछने आया। तो ये मतलब, जबकि दोनों बहुत बड़े कवि थे, श्रीकांत जी और रघुवीर सहाय उस दौर के सबसे इम्पोर्टेंट पोइट्स में हैं। और लेकिन ऐसा था, एक राइवलरी, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन, इन चीज़ों को आप दे सकते हैं महत्व। मेरा ख्याल है कि कितना समय हो गया, अरे ये तो 1 घंटे से ऊपर हो गया। मैं बोले जा रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया आप सबका जिन्होंने भी सुना या और बाद में सुनेंगे।